तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज मंडे, कल संडे छुट्टी थी और ठीक ठाक संडे गुजरी और उम्मीद है कि आप लोग भी सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक पिछले कई दिनों से राज कुंद्रा केस चल रहा है, आप लोगों ने उसमें से खासा अपडेट के बारे में भी। तो इत्तेफाक से आज शिल्पा शेट्टी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, एक बयान जारी किया। इससे पहले तकरीब 3 दिन पहले उन्होंने कुछ मीडिया हाउसेस के ऊपर नोटिस भेजा था और उसमें कहा था कि एक तरफ़ा खबरें चल रही हैं, एक तरफ़ा चीज़ें छापी जा रही हैं, कंफर्म किया नहीं जा रहा है। और आमतौर पर तमाम ऐसे बड़े केसेस में बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि कई बार ये लिखते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, ये किया, वो रो रही थी, वो लड़ रही थी। अब उसका कोई प्रूफ, कोई सबूत तो होता नहीं है। और ऐसे केसेस जो लगातार जिसमें मीडिया की नज़रें हों, तो उसमें कई बार सामने वाले इस तरीके की जब चीज़ें भेजते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई भी होती है। तो पहले उन्होंने नोटिस भेजा था कई ऐसे मीडिया हाउसेस सोशल मीडिया पे जो हैं, और अब उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है और ये स्टेटमेंट काफ़ी इमोशनल है, मार्मिक है। तो पहले मैं आपको पूरी जो उनका स्टेटमेंट है वो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ और इसके बाद इस केस का अपडेट भी आपको दूंगा। शिल्पा शेट्टी ने जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें उन्होंने लिखा कि बीते कुछ दिनों से जो मेरे लिए वक्त है वो बेहद चैलेंजिंग है। बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं। मीडिया और कुछ लोगों द्वारा मुझ पर ढेरों गलत आरोप लगाए गए। मुझ पर ही नहीं, मेरे परिवार पर भी कई सवाल खड़े किए गए और मुझे ट्रोल किया गया। लेकिन मेरा स्टैंड साफ है। मैंने इस मामले में ना तो अब कुछ कहा है और ना ही आगे कहूँगी। मैं आगे भी इस मामले में चुप्पी साधे रखूँगी, क्योंकि ये मामला फ़िलहाल कोर्ट में है, सब जुडिश है। इसलिए मेरी तरफ से कोई झूठे बयान को मेरे नाम पर कोट करके न छापें। मैं एक बार फिर अपनी फ़िलॉसफी दोहराती हूँ, एक सेलिब्रिटी होने के नाते ना तो कभी कंप्लेन करो और ना ही कभी एक्सप्लेन करो। मैं बस यही कहूँगी कि अभी जांच जारी है। मुझे मुंबई पुलिस और देश की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। एक परिवार के रूप में हम सारे उपलब्ध कानूनी उपायों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन तब तक मैं आप सभी से पूरी विनम्रता से विनती करती हूँ, ख़ासकर एक माँ के तौर पर, कि मेरे बच्चों की खातिर हमारी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें। वेरीफाई किए बिना किसी भी आधी अधूरी जानकारी पर कुछ भी कमेंट करने से बचें। मैं कानून का पालन करने वाली नागरिक हूं और पिछले 29 सालों से कड़ी मेहनत कर रही हूं। लोगों ने मुझ में विश्वास दिखाया और मैंने कभी उनके विश्वास को टूटने नहीं दिया। इसीलिए गुजारिश करती हूं कि ऐसे वक्त में आप मेरे परिवार और मेरी प्राइवेसी के हक़ का सम्मान करें। प्लीज़ कानून को अपना काम करने दें। सत्यमेव जयते। तो ये शिल्पा शेट्टी, और ये मुझे मालूम है कि स्टेटमेंट उन्होंने क्यों जारी किया। बीच में लगातार कुछ खबरें आ रही थी कि शिल्पा शेट्टी से पूछताछ हुई। शिल्पा शेट्टी, ऐसी खबरें आई कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा एक दूसरे से लड़ पड़े जब राज कुंद्रा को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम घर पहुंची थी और पुलिस के सामने ही। और भी ऐसी बहुत सारी उनका बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट है, वो धंधे के बारे में जानती थी जो राज कुंद्रा कर रहे थे, लेकिन इन सब के कोई सबूत और कोई प्रूफ नहीं था। और एक चीज़ याद रखना चाहिए कि अभी तक शिल्पा शेट्टी को क्राइम ब्रांच ने नोटिस सर्व नहीं किया और ना ही FIR में कहीं नाम है। तो आमतौर पर ऐसी खबरें जब लगातार दिखाई जाती हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसके लिए इस तरह के स्टेटमेंट जारी होते हैं। तो शिल्पा शेट्टी का ये स्टेटमेंट, जहाँ तक केस की बात है, राज कुंद्रा इस वक्त जेल में है और एक एक करके बहुत सारे लोग अब सामने आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं। राज कुंद्रा के चैट भी बहुत सारे आए हैं और ये भी है कि किस तरीके से वो इस बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाह रहे थे। और उन्हें ये भी मालूम था कि जो उनका जो ऐप है जिस पे वो ये सारी फिल्में दिखा रहे हैं, कल को कानून की नज़र में आ सकता है, तो दूसरे ऐप की भी तैयारी थी। तो सबूत तो सारे हैं क्राइम ब्रांच के पास, चाहे वो चैट के ज़रिए हों, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हों या लोगों की गवाही हो। लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा है, वो ये है कि क्या ये काम करने वाला राज कुंद्रा अकेला था? क्या मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अभी भी ये काम बहुत सारे छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर या छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउस के लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं? क्या अभी भी बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म पे ऐसे सीन जो है वो नहीं दिखाए जा रहे हैं? लेकिन बात वही है कि न्यूडिटी क्या है, हॉट क्या है, पोर्न क्या है, अब उसको लेके सारी बातें और लड़ाई हो रही हैं कि कानून में क्या कहा जाता है। तो अभी तक दलील यही है कि जो राज कुंद्रा बना रहा है वो कोई पोर्न नहीं था, बल्कि एक हॉट फिल्म थी और उस तरह की थी जो पहले से बनती आ रही है, अभी भी चल रही है। लेकिन सबकी अपनी अपनी दलील है। इंटरेस्टिंग इसमें ये होगा कि जब ये मामला कोर्ट में पहुँचेगा और चार्जशीट दाखिल होगी, तब वहाँ पर कैसा रुख होगा मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच का और राज कुंद्रा और उनके वकील का। तो वो एक देखने वाली चीज़ होगी, लेकिन उसके लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। फ़िलहाल तो कुंद्रा जेल में है, बेल मिली नहीं है, अब देखिए कब बेल मिलती है।
क्योंकि 2 सेक्शन ऐसे हैं जो नॉन बेलेबल थे, इसमें एक 420 धोखाधड़ी का और एक IT का जो सेक्शन है 67A, इन दोनों में, और इसी वजह से जेल में, वरना बेल शायद मिल जाती। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। सुशील कुमार की कहानी आपको बड़ी डिटेल में सुनाई थी मैंने, और बहुत ही उस वक्त क्या कुछ हुआ। 4 मई को सागर धनखड़ नाम के एक पहलवान का कत्ल हुआ, ये आपको पता है। इसके बाद एक मोबाइल की क्लिप हाथ लगती है जिसमें सुशील कुमार खुद पिटाई करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद सुशील कुमार का नाम 5 मई को पहली बार सामने आता है। 5 मई को ही सागर धनखड़ की मौत हो जाती है। पुलिस सुशील कुमार को ढूंढती है। करीब 18-20 दिन गुजर जाते हैं। 24 मई को सुशील कुमार आखिरकार गिरफ्तार, और इसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही होती। कहानी सामने ये आती है कि सुशील कुमार का एक फ्लैट, उस फ्लैट को खाली करने के लिए सागर धनखड़ उसी फ्लैट में रहता था। कई बार कहा, लेकिन उसने खाली नहीं किया, और उसके साथ उसके कुछ दोस्त थे, जिसमें एक लड़का था सोनू महाल, और ये लोग उस फ्लैट पर कब्जा कर रहे थे, किराए भी नहीं दे रहे थे। और इसीलिए सुशील कुमार ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन लोगों की पिटाई की। सागर धनखड़, सोनू महाल और एक और लड़का, इसमें सागर धनखड़ की मौत हो गई, सोनू महाल को चोट आई। बाद में पता चला कि सोनू महाल जो है वो काला जठेड़ी एक गैंगस्टर है, जिसके ऊपर 7 लाख रुपए का इनाम है, वो उसका भांजा है। और यहीं से एक नई थ्योरी सामने आई कि सुशील कुमार और काला जठेड़ी जो गैंगस्टर, इनमें दुश्मनी है। और इसके बाद फिर सुशील कुमार ने खतरा भी जताया, क्योंकि उसने काला जठेड़ी के भांजे पे हाथ उठाया था, और तब खबर थी कि काला जठेड़ी दुबई में है या फिर बैंकॉक में है। सुशील कुमार उसके बाद जेल चला गया। फिर एक ख़ास शख्स जो काला जठेड़ी का, लॉरेंस बिश्नोई, ये वो शख्स है, ये गैंगस्टर ये भी, और काला जठेड़ी का काम देखता है। इसने सलमान खान को भी मारने की एक तरह से एक बार धमकी दी थी, वो हिरन केस में। ये बिश्नोई बिरादरी का, और बिश्नोई बिरादरी राजस्थान में जो है वो हिरन को बहुत ही पवित्र चीज़ मानते हैं, और कोई अगर उनका शिकार करे तो वो बहुत नाराज़ होते हैं। तो उसी को लेकर सलमान खान की जान को खतरा था लॉरेंस बिश्नोई से। अब पुलिस ने सागर धनखड़ तो मिला नहीं, भागा हुआ था, 7 लाख रुपए का इनाम था सर पर। लॉरेंस बिश्नोई तक अपनी जाल बिछाई, और फिर मकोका के तहत लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अब ये सागर धनखड़ का खास आदमी था, तो सागर धनखड़ हाथ नहीं आ रहा था, और पुलिस को चाहिए था सागर धनखड़। और सुशील कुमार इधर जेल में लगातार कह रहा था कि मुझे सागर धनखड़ से खतरा है, वो मार देगा मुझे। इसी चक्कर में सुशील कुमार को फिर एक दूसरे जेल से निकालकर तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया, क्योंकि इससे पहले जिस जेल में था वहाँ सागर धनखड़ के लोग काफ़ी थे। तो पुलिस के लिए एक सिरदर्द था कि सागर धनखड़ को पकड़ो, वरना पता नहीं क्या साजिश करे और सुशील कुमार की शायद जान ले ले। पुलिस ने अपने सारे जाल बिछाए, अपने मुखबिर लगाए। इसी दौरान में लॉरेंस बिश्नोई को उन्होंने पकड़ा और उससे पूछताछ की, लेकिन 20 दिन तक पुलिस कस्टडी में रहा। वो जुबान नहीं खोली, उसने नहीं बताया कि सागर धनखड़ कहाँ है। पुलिस ने हर तरह से कोशिश कर ली, हार गई। इसके बाद आखिर में पुलिस कस्टडी खत्म होती है और वो जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल पहुंच जाता है। अब इधर पुलिस सागर धनखड़ को किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहती थी। पहली खबर आई कि वो दुबई में है, फिर खबर आई कि बैंकॉक में है, और उसकी वजह ये थी कि जब भी कोई ऐसा कॉल आता और उसमें आवाज़ होती सागर धनखड़ की, और पुलिस जब उसको चेक करती तो पता चलता है कि ये तो बैंकॉक से है। अब सागर धनखड़ इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि एक तो सुशील कुमार को ख़तरा, तो जान बचानी, दूसरा वो 2020 फरवरी में फरीदाबाद से भागा था, कस्टडी में था, वो जेल में था मर्डर के चार्जेस में, और उसको उम्र कैद की ऑलरेडी सज़ा हुई थी, तो उसको ही पकड़ना था। 7 लाख का इनाम भी था। तो अब क्या करें? पुलिस ने अपनी तमाम कोशिश की, दिल्ली पुलिस ने। इसके बाद पुलिस ने एक प्लानिंग की। किसी क्रिमिनल को पकड़ने की एक बहुत सारे तरकीब होते हैं, पुलिस वाले अलग अलग अपनाते हैं, और कई बार वो तरकीब जो अपनाते हैं उसमें दोनों काम होता है। मकसद ठीक है, किसी को पकड़ना है क्योंकि वो कानून का दुश्मन है, लेकिन पकड़ने के लिए जो तरीका और जो जाल बिछाया जाता है वो कई बार कानून के ख़िलाफ़ भी होता है। लेकिन शायद इन चीज़ों को बाद में अनदेखी कर दिया जाता, अनदेखा। तो दिल्ली पुलिस को सागर धनखड़ को पकड़ना था और सागर धनखड़ हाथ नहीं आ रहा। और फिर इसी दौरान में पुलिस को पता चला कि जो कॉल बैंकॉक का दिखा रहा है वो एक्चुअली बैंकॉक से नहीं है, वो तो है इंडिया से ही। फिर पूरी जांच की गई तो पता चला असल में सागर धनखड़ किसी से भी बात करता
तो पहले अपना ऑडियो रिकॉर्ड करता और उसको वो भेजता बैंकॉक, और फिर बैंकॉक से उसके लोग जिस शख्स से बात करनी थी उसको फ़ोन मिलाते और उसकी ऑडियो को सुना देते। तो लगता कि ये बैंकॉक से कॉल आ रहा, और इसमें पुलिस कंफ्यूज थी। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। फिर पुलिस ने एक तरकीब निकाली सागर धनखड़ तक पहुंचने की। लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी ज़ुबान नहीं खोली, तिहाड़ पहुंच गया। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई वो शख्स था जो सागर धनखड़ का पता दे सकता था, क्योंकि वो सागर धनखड़ का ख़ास। पुलिस ने कहा कि किसी तरीके से लॉरेंस बिश्नोई तक एक फ़ोन पहुंचाया जाए। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि फ़ोन पहुंचाया जाए, वो भी कहाँ? लॉरेंस बिश्नोई है तिहाड़ जेल के अंदर। अब जेल में फ़ोन ये अपने आप में इलीगल है, लेकिन यहाँ एक क्रिमिनल को पकड़ना है, जाल बिछाना है, और तरकीब यही था। तो साजिश ये थी, बल्कि तरकीब ये थी कि लॉरेंस बिश्नोई तक किसी ऐसे शख्स के ज़रिए फ़ोन पहुँचाया जाए जो लॉरेंस बिश्नोई का भरोसेमंद हो, ताकि उसे शक ना हो। और जेल में आमतौर पर लोग फ़ोन पे बात करते हैं, कैदी बात करते हैं, हमारे हिंदुस्तान में ये आम बात है। अब लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ पहुंच गया, तो पहले फेज़ में साजिश के ये किया गया कि लॉरेंस बिश्नोई तक तिहाड़ जेल के अंदर किसी भी कीमत पर कोई फ़ोन ना पहुंचे, ताकि वो इतना बेताब हो जाए बात करने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े गैंगस्टर तिहाड़ से या किसी भी जेल से अपना पूरा धंधा ऑपरेट करते हैं, तो आराम से अगर उनकी सही सेटिंग है तो फ़ोन मिल जाता है। तो यहाँ पे ये था कि पहले तो उसको बेचैन करो, उस तक कोई फ़ोन ना पहुँचे किसी भी जेल ऑफिशियल की मिली भगत से। दिल्ली पुलिस ने इसका पूरा इंतज़ाम किया तिहाड़ जेल के ऑफिशियल के साथ मिलकर, और वाकई जो लॉरेंस बिश्नोई है उस तक कोई फ़ोन नहीं पहुँचा। अब धीरे धीरे वक्त बीता, लॉरेंस बिश्नोई को भी बात करनी है बाहर की दुनिया में अपने साथियों से, और इसी का फिर फ़ायदा उठाया गया। प्लानिंग ये थी कि उसके बाद जब बिल्कुल लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारो, और उसके बाद उसके पास फ़ोन पहुँचाओ। और आखिर में एक ख़ास मुखबिर के ज़रिए, जो लॉरेंस बिश्नोई का ख़ास था, एक मोबाइल फ़ोन ख़ुद पुलिस ने तिहाड़ भिजवाई, और वो फ़ोन लॉरेंस बिश्नोई के पास। अब लॉरेंस बिश्नोई के पास फ़ोन आ गया, उसने अपने लोगों से बात करना शुरू किया। इधर पुलिस कान लगाकर उस फ़ोन को सुनती रही कि कब ये काला जठेड़ी को फ़ोन मिलाता है। फ़ोन पे बात होती रही। आखिरकार एक दिन उसने काला जठेड़ी को फ़ोन किया। जैसे ही फ़ोन किया पुलिस खुश। उसके बाद लोकेशन मिला यूपी का, लेकिन फ़ोन रखते ही जब तक कि उस लोकेशन पे पहुंच के बाकी जानकारी मिलती, वो उड़ चुका था। अब पुलिस को फिर इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन पहली बार ये कंफर्म हो गया कि वो ना दुबई में है ना बैंकॉक में है, बल्कि वो इंडिया में है। अब वो यूपी के अलग अलग जगहों पे भटक रहा है, घूम रहा है। इसके बाद फिर इंतज़ार, लॉरेंस बिश्नोई ने फिर एक दिन कई दिन बाद फ़ोन मिलाया, फिर बात हुई। 3 ऐसे मौके आए जब लॉरेंस बिश्नोई ने बात की, और तीनों ही बार पुलिस, लेकिन ये जानते हुए कि भी सामने काला जठेड़ी है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। हालांकि यूपी की खबर आने के बाद पुलिस की 30 अलग अलग टीमें लगा दी गई इधर उधर। इससे पहले हरियाणा में भी थी, दिल्ली में भी थी, पंजाब में भी टीमें थीं। कुल मिलाकर वक्त बीतता गया, फ़ोन आता और पता नहीं चलता। करीब 10,000 किलोमीटर की खाक छान ली पुलिस ने काला जठेड़ी को पकड़ने के लिए, लेकिन काला जठेड़ी हाथ नहीं आता। कई बार ऐसा हुआ कि पुलिस पहुंचती और उससे पहले वो निकल जाता। तो ये सिलसिला चलता रहा। पुलिस ने काला जठेड़ी को पकड़ने के लिए एक कोडवर्ड बनाया था अपनी टीम के लिए, जो 30 लोग थे। उस कोडवर्ड का नाम था OPD4, ऑपरेशन D4, और इसमें तमाम लोग लगे हुए थे। अब फिर से सारी चीज़ें थी कि लॉरेंस बिश्नोई फ़ोन करे और पता चले। ये सिलसिला चलते चलते आखिरकार पिछले हफ्ते लॉरेंस बिश्नोई ने फ़ोन किया। अब पुलिस की टीमें अलग अलग एक मैप भी बना रही कि जब वो फ़ोन करता उसके बाद किस लोकेशन पे जाता, फिर वहाँ से नया लोकेशन कौन सा दिखता। हालांकि पुलिस लेट पहुँचती, लेकिन वो करते करते पुलिस उस एरिया को ज़ीरो इन कर रही थी। और इसी दौरान लास्ट टाइम जब कॉल किया तो पुलिस को लोकेशन मिला सहारनपुर का। सहारनपुर में एक अमानत ढाबा है, वहाँ का लोकेशन था। इधर बातचीत चल रही थी। इस बार नसीब ने साथ दिया, पुलिस की टीम आसपास थी। पुलिस की टीम फ़ौरन उस अमानत ढाबे के पास पहुँचती है। वहाँ देखती है कि एक ढाबे के अंदर एक सरदार जी और एक महिला दोनों बैठे हुए हैं।
पुलिस सरदार जी को दबोच लेती है। वो सरदार कोई और नहीं बल्कि काला जठेड़ी था, क्योंकि उसने हुलिया बना रखा था सरदार का, बाल बढ़ा रखे थे, पगड़ी पहन रखा था, सिर्फ पुलिस को चकमा देने के लिए। पुलिस उन दोनों को उठाती है। जो उसके साथ दूसरी थे वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि शायद उसने उससे शादी कर ली है। तो पकड़ती है, फिर क्लियर हो जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि 7 लाख का इनामी काला जठेड़ी है। इसके बाद उन दोनों को लेकर पुलिस दिल्ली आती है। अब दिल्ली में इनसे पूछताछ जारी है। 7 लाख का इनाम था, फरवरी 2020 से फरीदाबाद से गायब। और सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद जो एक नाम सबसे ज़्यादा सामने आया था वो यही था। तो अब एक तो काला जठेड़ी, दूसरा ये कि क्या सुशील कुमार से वाकई सुशील कुमार की जान को खतरा है और क्या कुछ है, ये सब कुछ उगलवाना चाहती है। हालांकि एक दूसरी खबर ये भी आ रही है कि सुशील कुमार ने किसी तरह से काला जठेड़ी की गिरफ्तारी से पहले ही कुछ लोगों के ज़रिए मैसेज पैगाम भिजवाया था कि वो उसने उसके भांजे की जो पिटाई हुई तो वो गलती से हो गई थी, तो वो माफ़ कर दे, वो दुश्मनी नहीं चाहता है। क्योंकि काला जठेड़ी के गैंग में बहुत सारे लोग, और एक ख़तरनाक बात और है कि जब गिरफ्तारी के बाद पता चला कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सबको मिलाकर जो बड़े बड़े छटे हुए बदमाश हैं, करीब 5 से 7 ऐसे गैंगस्टर, इन सब ने हाथ मिला लिया और ये सब एक साथ हैं। अब पता नहीं ये कौन सा बड़ा क्राइम करने जा रहे हैं या कौन सी इनकी क्या साजिश प्लानिंग है, तो उसको लेके भी अभी पूछताछ जारी है। तो एक तो ये है, और दूसरा जिस गर्लफ्रेंड अनुराधा के साथ ये पकड़ा गया है, इसका नाम पहले भी एक दूसरे गैंगस्टर के साथ आया था, अनुराधा का। और पुलिस का ये कहना है कि हालांकि उनके पास खबर है कि शायद इन दोनों ने शादी कर ली। और एक और चीज़ भी है कि जब लॉरेंस बिश्नोई तक फ़ोन पहुंचाया मुखबिर के ज़रिए, और जब ये पता चला कि ये पहले बैंकॉक भेजता ऑडियो रिकॉर्ड करके, फिर वहाँ से कॉल आता, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न हुआ कि वो इंडिया में है कि बैंकॉक में है। उससे पहले बीच में 1-2 इनपुट मिले थे काला जठेड़ी को लेकर, और वो इनपुट इसी अनुराधा की वजह से मिले थे। वो कहते हैं कि इश्क में कई बार आप जोखिम में पड़ते हैं, तो शायद वही था। काला जठेड़ी बाकी चीज़ों से, बाकी लोगों से बहुत एहतियात बरतता, फ़ोन पे बात नहीं करता, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड अनुराधा के लिए कई बार वो अपने ही रूल तोड़ देता था, और ये रूल तोड़ना उसके लिए बड़ा महंगा पड़ा। और पुलिस को जो शुरुआती एक जानकारी और उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिली, वो अनुराधा और अनुराधा के करीब लोगों की वजह से ही मिली थी। और यही वजह है कि आखिरकार पुलिस को उसको पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई। तो ये थी कहानी काला जठेड़ी की गिरफ्तारी की, कि अगर तिहाड़ के अंदर मोबाइल न पहुंचा होता तो शायद काला जठेड़ी इस वक्त तिहाड़ के अंदर जाने की तैयारी न कर रहा होता। अब आज कहानी ख़त्म करूं उससे पहले 2 लोगों की ख़ास मेल आया हुआ था। हालांकि कल संडे था तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आज चलिए एक दिन देर से ही सही। रविंद्र दुग्गल हैं, इनका 1 अगस्त को बर्थडे था, तो रविंद्र दुग्गल बहुत बहुत आपको बधाई और शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन बधाई। इसके अलावा सिद्धार्थ येलीगर हैं और इनका भी 1 अगस्त को बर्थडे था, तो सिद्धार्थ हैप्पी बर्थडे। इनकी मम्मी अर्चना येलीगर ने भेजा था मेल, तो वंस अगेन सिद्धार्थ हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा अमूल्य कुमार मिश्रा हैं, इन्होंने एक बड़ी अच्छी तस्वीर भेजी है, थैंक यू वेरी मच अमूल्य। और पुनीत कुमार गुप्ता है, ये दोहा के हैं, दोहा में रहते हैं फ़िलहाल, पुनीत कुमार गुप्ता। कल इनका जन्मदिन है, मैंने कहा कल कहीं भूल ना जाऊं, तो इसलिए उससे अच्छा है कि आज एडवांस में आपको हैप्पी बर्थडे। तो आप अच्छे रहें, खुश रहें, और थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा एक बार फिर आखिर में आप लोगों से यही कहूँगा, crimetक.in जो खबरें हैं क्राइम की, अगर पढ़ने में आपकी दिलचस्पी हो तो ज़रूर पढ़ें। crimetक.in पर जाएं, क्लिक करें, अपने राय सुझाव जो भी हैं वो भी दें, और कल आपसे मुलाकात होगी। आज मैं कहानी थोड़ी सी आपको छोटी भी लगी होगी क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स थी और कुछ और भी चीज़ें थी, इस वक्त भी बहुत सारी चीज़ें अभी पेंडिंग में हैं। तो लेकिन मैंने कहा कि आज गोली दूं, उससे अच्छा है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर आप तक शेयर करूं। तो ये थी कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।